तो चलिए यहाँ पर एक और न्यूज़ सेट पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 22 अगस्त का पेपर, और इसी शिफ्ट के पूछे गए सारे मैथ के क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये मेरा कौन सा सेट होगा? ये होगा मेरा सेट नंबर 8। उम्मीद करता हूँ जितने लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे आप लोग पिछला सभी वीडियो से अपडेटेड होंगे, और अपने से भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग बस प्रैक्टिस करते चलो, ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ लोग बोल रहे थे कि मैं साथ ही साथ जो ग्रुप डी का प्रीवियस पेपर करा रहा हूँ, एनटीपीसी का भी कराऊँ, ठीक है। तो देखो मेरे को कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल और केवल जैसे मैं शुरू में बता चुका हूँ, देखो सारा काम रिस्पॉन्स पर होता है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं बहुत कुछ सोच के रखा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सारा खेल है रिस्पॉन्स के ऊपर, तो जैसा रिस्पॉन्स रहेगा मैं उस तरीके से काम करता रहूँगा, ठीक है। तो साथ साथ एनटीपीसी भी लेके चलेंगे और साथ में आरआरबी जेई का भी है वो भी लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल मैं सेशन को यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ बिना किसी टाइम वेस्ट का। ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन का आपको खुद से ट्राई करना है। और एक चीज़ मैं बोल चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो से बोल रहा हूँ कि जो मैं होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, आप सभी लोगों को आंसर करना है, ठीक है। मैं इसलिए देता हूँ ताकि मुझे पता चलेगा कि कितने लोग इस वीडियो से हेल्प ले रहे हैं, ठीक है, ताकि मुझे पता भी चल पाएगा कि आप लोग कितना अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए मैं होमवर्क क्वेश्चन आपको देता हूँ और सभी लोगों को होमवर्क क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। चलो फिलहाल पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का पूछा गया था, इसको जल्दी से ट्राई करो, आंसर बताओ क्या होगा। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता है 1 + cot स्क्वायर एक्स क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। और उसी तरीके से 1 + tan स्क्वायर एक्स क्या होता है? ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 1 + cot स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स, और 1/cosec स्क्वायर एक्स क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट से, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। उसी तरीके से टेन स्क्वायर को अगर हम ऐसे ही रखते हैं, या फिर टेन स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। और ये नीचे में जो है 1 + tan स्क्वायर एक्स, इसको क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर एक्स। यानी 1/sec स्क्वायर एक्स क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स। तो बस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि ये ये भी स्क्वायर में है। आगे क्या हो जाएगा? ये तो नॉर्मल हो जाएगा 1/10 स्क्वायर सेक स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है सभी को? अब ये इससे ये कट जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, अब करना क्या है, बस बनाओ। तो यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर एक्स अगर कॉमन ले लूँ तो ये क्या बच जाएगा? यहाँ केवल साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, क्योंकि ये 2 टाइम्स है और 2 टाइम्स अंदर में है, तो यही बचेगा ना। और यहाँ तो ये कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो इतना का मान कितना होता है? 1 के बराबर। तो बचा क्या? केवल साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इतना का भी वैल्यू क्या होता है? 1। यानी जिनका भी आंसर आ रहा था 1 वो करेक्ट है। बोलो क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, इसको सरल करना था आपको, यानी इसको आपको सॉल्व करना था। बताओ इसका आंसर क्या होगा फटाक से। अब देखो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला रिमाइंड कराता हूँ जो आप सभी को पता होना चाहिए, जो कि मैं बता चुका हूँ अलजेब्रा वाली वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। क्या? a³, एक सेकेंड, हाँ, a³ + b³ + c³ माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है? a + b + c, फिर साथ में a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस c है। बोलो ये फार्मूला किसको किसको पता है? बस इसी फार्मूला का हेल्प आपको लेना था। अब इस फार्मूला में अगर हम थोड़ा कंडीशन लगा दें, क्योंकि ये फार्मूला तो होता है ठीक है, अगर इसी फार्मूला में हम कंडीशन डाल दें कि इफ़ a + b + c अगर 0 है, यानी a + b + c का अगर वैल्यू 0 है, तब फिर क्या हो जाता है मेरा? a³ + b³ + c³ इक्वल टू फिर किसके बराबर हो जाता है? 3abc हो जाता है। बोलो ये भी पता है कि नहीं पता? पता होना चाहिए, क्योंकि ए बी सी का वैल्यू अगर RHS में 0 हो जाएगा तो 0 तो फिर सबको 0 बना देगा। तो यही 3bc माइनस 3abc क्या होता है? इस साइड आ जाता है, RHS में आ जाता है, ठीक है। यानी आप कह सकते हो a³ + b³ + c³ इक्वल टू किसके बराबर होगा? तो 3 टाइम्स abc। कब? व्हेन a + b + c इक्वल टू 0। यानी जब a + b + c का मान जब 0 होगा तो आप ये बोल सकते हो, ठीक है। बस अब आप इस क्वेश्चन की ओर आओ। अब इस क्वेश्चन को अच्छा से थोड़ा सा देखो, ध्यान से देखो। ये भी क्या है? एक टाइप का 4x² - 9y²। ये क्या है? a³ का काम कर रहा है कि नहीं? यहाँ पर देखो b³ का काम कर रहा है कि नहीं? और यहाँ देखो c³ का काम कर रहा है कि नहीं? अगर अब जो मैंने अभी आपको बताया तो ध्यान से देखो ना, 4x² - 9y² प्लस
ए प्लस बी प्लस सी ये हो क्या रहा है 49z² प्लस 49z² माइनस 4x²। तो अब ध्यान से देखो ना, ये कट जा रहा है, ये और ये कट जा रहा है, ये और ये कट गया, तो बचा क्या 0। यानी मैं आपको जो बताना चाह रहा था ए प्लस बी प्लस सी क्या है 0 है। जब 0 है तो इसका मतलब फॉर्मूला में क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ए बी सी। तो 3 टाइम्स की अगर बात करें तो बस तो हो जाएगा 3 टाइम्स आपका क्या हो जाएगा 4x² माइनस 9y²। उसी तरीके से 9y² माइनस 49z² और ये 49z² मतलब z² माइनस 4x²। बोलो क्लियर है। ये तो हो गया न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर भी अगर ध्यान से अगर ये हर भी देखोगे ना तो वो भी वही चीज़ है a³ प्लस b³ प्लस c³। तो इसका भी अगर आप चेक करोगे a प्लस बी प्लस सी तो ये भी क्या आएगा 0 आएगा। तो 0 आएगा तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा फॉर्मूला में 3 टाइम्स ए बी सी। तो इसका क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y। फिर यहाँ आ जाएगा 3y माइनस 7z और ये क्या हो जाएगा 7z माइनस 2x। बोलो क्लियर है सभी को। अब बताओ कुछ क्वेश्चन बचा, ये और ये कट गया। अब ऊपर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो 4x² माइनस 9y² है, यानी a² माइनस b² के फॉर्म में है। और वो भी देखो नीचे क्या है 2x माइनस 3y है, सब प्रोडक्ट में है। तो आप समझे, यानी प्रोडक्ट में है तो मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो नीचे भी अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो a माइनस बी वाला तो चीज़ कट जाएगा ना, तो बचेगा क्या केवल आपका प्लस वाला बच जाएगा। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 3y प्लस 7z और 7z प्लस 2x। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो जिनका भी आया था ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट है। क्लियर। देखो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि चीज़ें सभी लोगों को समझ आए, वरना इतना करने का जरूरत नहीं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपने इस टाइप का क्वेश्चन बना रखा तो डायरेक्ट आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बनाते हैं। खैर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो जल्दी से बनाओ। अब यहाँ पर क्या बोला है, दी गई आकृति में रेखा एल एम के समांतर है और पी त्रियाक रेखा है, तो कोण एक का माप ज्ञात करें। यानी कोई दो लाइन है आपस में पैरेलल है, एक ट्रांसवर्स लाइन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, आपको कोण एक इसका मान आपसे पूछा गया है यहाँ पर, बताओ। तो कई बार हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, फिर से यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है 2x प्लस 10 है और यहाँ पर एंगल कौन सा x प्लस 80 है। अभी मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में भी बताया था, इससे उसके भी पहले में, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। आपको पता है ये एंगल अगर a है तो अपोजिट एंगल भी क्या होगा एंगल a होगा, अपोजिट एंगल और इक्वल। अब ये एंगल a है तो ये एंगल क्या होगा, ये भी a होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। ठीक है, अल्टरनेट एंगल क्या होता है इक्वल होता है, यानी ये a है तो ये भी a होगा। तो उस हिसाब से ये वाला a और ये वाला a यानी आपस में क्या होगा एक बराबर होगा। अब क्वेश्चन की ओर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यानी दोनों एंगल बराबर है, यानी इसका मतलब 2x प्लस 10 डिग्री इक्वल टू x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल। सॉल्व करो तो x यहाँ जाएगा तो x हो जाएगा, ये 10 वहाँ जाएगा तो ये 70 हो जाएगा, यानी x का मान मेरा निकल के आ गया 70 डिग्री। तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 70 और 80 150, और ये वाला एंगल पूछा था 1, तो आपस में क्या होगा अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, विपरीत कोण क्या होता है एक बराबर होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 150 डिग्री। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, एक नाव बिंदु P से धारा की दिशा में चलना शुरू करता है और बिंदु Q तक 3 घंटे में पहुंचता है, और बिंदु Q से बिंदु P पर 4 घंटे के वापस आता है। यदि जल का चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल बताओ क्या होगा। बताओ मुंह से आंसर आप लोग, बिना पेन कॉपी इस्तेमाल किए। क्या आप इसको बिना पेन कॉपी का बना सकते हैं? हाँ ऑफकोर्स बना सकते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। आप इस क्वेश्चन को जैसा चाहो वैसा बनाओ। क्वेश्चन समझ गए सभी लोग? P से Q तक जा रहा है, जो कि ये क्या है डाउन स्ट्रीम स्पीड, यानी धारा का दिशा में P से Q में जब जा रहे हैं ना तो धारा का दिशा में है, जिसमें 3 घंटा का समय लग रहा है, 3 आवर लग रहा है। और फिर Q से P की ओर जब आ रहे हैं ना तो ये अप स्ट्रीम स्पीड हो गया, यानी अप स्ट्रीम डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ समय कितना लग रहा है 4 घंटे लग रहा है। ठीक है 4 आवर। हम इसको बोल रखा है यदि जल की चाल यानी स्ट्रीम का स्पीड दे रखा है, आपसे सीधा इतना पूछा है कि बताओ बोट का स्पीड क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को बोलो कैसे बनाना चाहोगे, रेशियो से बनाना रेशियो से बनाओ, बेसिक से बनाना बेसिक से बनाओ, जैसा बनाना बनाओ। आप नॉर्मली जानते हो, अगर मैं इसको आप दोनों जगह डिस्टेंस कांस्टेंट भी कर सकते हो। डिस्टेंस जब कांस्टेंट होगा तो स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड आपको पता है x प्लस वाई, ये क्या होता है, ये होता है क्या डाउन स्ट्रीम स्पीड। मैं कई बार बताया हूँ, आप मेरा बोट स्ट्रीम वीडियो देखोगे तो काम चल जाएगा, और बहुत नहीं बनाया हूँ, सिंगल वीडियोज़ बनाया हूँ। ठीक है,
एक्स माइनस वाई, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अप स्ट्रीम स्पीड, यानी धारा के विरुद्ध में जो स्पीड होता है एक्स माइनस वाई, और एक्स प्लस वाई धारा की दिशा में। एक्स होता है क्या, बोट का स्पीड होता है, वाई क्या होता है, स्ट्रीम का स्पीड होता है, यही होता है जब जानते हो आप। तो ये हो गया स्पीड, और मैंने अभी आपको बताया डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो भाई दोनों जगह तो डिस्टेंस क्या था, कांस्टेंट था, ध्यान से सुनो, डिस्टेंस क्या था, कांस्टेंट था। तो आप तो पहला तरीका है कि आप स्पीड आपको पास है, एक बार आप 4 के साथ कर लो और 3 के साथ इक्वेट कर लो, आपका वैल्यू आ जाएगा, चूंकि वाई का वैल्यू आपके पास गिवन है, आ जाएगा। दूसरा, अगर आप बोलोगे रेशियो से कैसे बनाए, तो रेशियो से भी बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको दे क्या रखा है, आपको टाइम दे रखा है, ध्यान से देखना, टाइम दे रखा है, तो ये अप स्ट्रीम स्पीड और ये डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो टाइम क्या दे रखा था, अप स्ट्रीम स्पीड में 4 घंटा लग रहा था, डाउन स्ट्रीम में 3 का लग रहा था। अब आपको पता है डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड क्या होता है, टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी ये स्पीड क्या हो जाएगा, यानी 3 था, तो ये 4 है। तो हमको क्या दे रखा था, हमको ये दे रखा था, और आपको पता है मेरे को क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, ये क्या है, जल का चाल है। तो अभी ये दोनों स्पीड अगर है, तो मैंने क्या बताया था, अगर जब आपके पास दोनों स्पीड है, अगर आपको x का मान चाहिए तो क्या करते हैं, x प्लस वाई बाई 2, यानी 4+3 यानी क्या आ जाएगा 3.5, यानी ये हो जाएगा बोट का स्पीड। उसी तरीके से y का स्पीड कैसे हो जाएगा, 4 और 3 को घटाएंगे 1 और 1 का आधा करेंगे तो 0.5। ये कैसे हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग हो गया। तो यही चीज़ 0.5, ये जो मैं लिखा हूँ 0.5, अच्छे से लिखता हूँ, 0.5 किसके बराबर है, तो 3 के बराबर है। तो हमको पूछा था 3.5 का मान, तो 0.5 का मान अगर 3 है तो 3.5 का मान क्या हो जाएगा, 21। बोलो बात समझ आया, यही तो करना था आपको, क्योंकि 0.5 का मान अगर 3 है तो 1 का मान कितना होगा, 6, तो 6 या 18 और आधा 3 21। बात समझ, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। बाद बाकी चीज़ें समझने के ऊपर, आप जैसे समझो वैसे बनाओ, ठीक है। चलो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो। 7 से विभाजित होने वाली प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योगफल किसके बराबर होगा, बताओ। यानी आपसे बोला है कि फर्स्ट 8 प्राइम का मतलब फर्स्ट 8 प्राइम नंबर का योगफल, यानी उसका सम 7 से जब डिवाइड होगा तो किसके बराबर होगा, यही आपसे पूछा क्वेश्चन में, थोड़ा सा घुमाया गया, बस लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। तो पहला अगर 8 अभाज्य संख्या की बात करें तो कौन कौन हो जाएगा, 2 3 5 7, 9 नहीं होगा, 11 13 17 19, कितना हुआ, 3 3 6 हुआ, 7 8 हो गया ना, हाँ हो गया, 3 3 6 7 8 हो गया। तो ये हो गया क्या, प्रथम 8 अभाज्य संख्या, इसका योगफल कर लो, योगफल कर लो कितना हो रहा है, तो 3 2 5 और 5 5 10, ये 10 का पेयर बन चुका है। यहाँ पर ये 20 का पेयर बन गया है, फिर यहाँ से ये 19 और ये 20, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और 30 बन गया, और ये 17 रह गया, यानी 30 20 50 और 60 और 60 और यहाँ 70 77 हो गया, 77 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो किसके बराबर होगा, तो 11 के बराबर होगा, यानी जिनका आंसर आ रहा है ऑप्शन 1 सही है। चलिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, सरल करना था, जल्दी से बता दो सरल करके क्या होगा। तो सरल करेंगे तो एक्स स्क्वायर को मैं डायरेक्ट से पहले यहाँ ले आ रहा हूँ, अच्छा नहीं इक्वल तो है ही नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करना है, तो सॉल्व करो जैसे करना है करो। यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पास अगर थोड़ा कैलकुलेशन को अगर आसान बनाना है या फिर नहीं बनाना है, जैसे बनाना बनाओ। तो ये देखो एक्स स्क्वायर ये वाला को अगर मैं डायरेक्ट पूरा ही एलसीएम ले लूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना भी लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 का अगर एलसीएम ले ले तो ऊपर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x² प्लस ये क्या हो जाएगा 4x माइनस ये एज इट इज़ उतर जाएगा, प्लस ये भी एज इट इज़ उतर जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा 6 2 12 हो जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा 1। सॉल्व कर लो तो 3x² यहाँ है और ये x² है, तो 4x² हो जाएगा, ये 4x और ये -12x, तो ये -8x, अब -3 और प्लस, तो ये हो जाएगा -2, तो नीचे 2 है तो 2 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ ख़त्म हो जाएगा, यानी तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2x² माइनस 4x माइनस 1। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन डीआई से पूछा गया था, डेटा इंटरप्रिटेशन से, देखते हैं समझते क्या बोला गया। निम्नलिखित चार्ट वर्ष 2021 के दौरान एक इलेक्ट्रॉनिक सामान का दुकान से बेचे गए विभिन्न उत्पादों के प्रतिशत को दर्शाता है, ठीक है। वर्ष 2021 के दौरान उस दुकान से बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या है 16,800,
आपसे बोला चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्न का पूछे गए उत्तर दे। चलो अध्ययन तो हो गया है, कोई दुकान का ये बेचा गया चीज़ बताया गया कि क्या क्या बिका है, ठीक है, 2021 के दौरान। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, 2021 के दौरान उस दुकान से बेचे गए पंखों की संख्या बेचे गए ओवन की संख्या से कितनी अधिक थी। तो चलो पंखों की संख्या बेचे गए ओवन की संख्या से कितनी अधिक थी। तो पहले अगर हम यहाँ पर ग्राफ में देखें, चार्ट में देखें, तो क्या है, पंखों की संख्या कितना दिख रहा है, पंखा दिखा, फैन जिसको बोलते हैं, ये है 28%। और ओवन कितना है, ओवन देखोगे तो कितना दिख रहा है, 8%। तो कितना ज़्यादा दिख रहा है परसेंटेज में, 20% ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि ये 28 और ये 8 है तो 20% ज़्यादा है। तो बस इसका 20% निकालो, तो 20% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 2 16 6 2 12 और 2 1 3, यानी 3360 रुपया, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको देखो। अब यहाँ पर क्या बोला है कि 12 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर माप वाले एक घनाकार ब्लॉक को समान आकार के घनों की सटीक संख्या से काटा जाता है। इस प्रकार बनने वाले घनों के न्यूनतम संख्या संभव बताओ क्या होगा। चलो बता दो। अब इस टाइप का क्वेश्चन को समझ गए आप नॉर्मली। क्या कोई एक क्यूबाइड है जिसका आपको डायमेंशन दे रखा है, लेंथ ब्रेथ हाइट। आपको क्या बोला है कि इस ब्लॉक को समान आकार में और घनों मतलब समान आकार में आपको क्यूब का शेप में कट लगाना है। तो इस प्रकार से बनने वाले घनों का न्यूनतम संभव संख्या बताओ कितना होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने निकलेंगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन आप समझे। अब यहाँ पर बात करें, सबसे पहले तो आपको पता है वो कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे कि कोई भी चीज़ को जब आप मेल्ट करके, यानी अगर इस आकृति को आप मेल्ट करके अगर कोन बनाते हो तो हम लोग करते हैं क्या, वॉल्यूम यहाँ भी सेम रखते हैं और यहाँ भी सेम रखते हैं, क्योंकि यही चीज़ पिघल कर ये बना है। तो यहाँ पर भी अगर आप चीज़ों को समझोगे तो आप समझो कि जो क्यूबाइड था, यानी जो घनाभ था, इसको कट लगा के क्या बन रहा है, तो एक घन बन रहा है, यानी क्यूब बन रहा है। तो दोनों का वॉल्यूम यहाँ पर भी क्या होगा, एक बराबर होगा। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो बस आप यहाँ से समझोगे तो वही देखो, मेरा को क्या दे रखा था डायमेंशन, 12 24 और 30। तो अगर अब मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा घन बनेगा, सबसे बड़ा भुजा वाला घन, यानी सबसे बड़ा भुजा का अगर मेरे को सबसे बड़ा भुजा अगर हमको यानी सबसे बड़ा साइड चाहिए, तो क्या करेंगे, इन तीनों का HCF निकाल लेंगे। यानी सबसे बड़ा अगर भुजा वाला घन बनाना चाहे तो इन तीनों का HCF निकाल रहे हैं, तो तीनों को अगर HCF निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका मतलब 6 साइड वाला, यानी आपका जो भुजा जो 6 वाला है उसका घन बनाएंगे तो मेरा सबसे न्यूनतम संभव संख्या देगा। तो बस अब आप समझ गए यहाँ से। तो अब आप देखो, जो मैंने आपको बताया, वॉल्यूम अगर इक्वल करना चाहो तो वैसे भी बनाओ या फिर डायरेक्ट भी काट के बना सकते हो, ये तो आपके ऊपर है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, यानी यहाँ का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये कितना ठो बनेगा नहीं पता, जो हमको निकालना है। और इसका जो सबसे बड़ा भुजा वो क्या हो जाएगा, 6 का हो जाएगा, यानी 6 का क्यूब। बस सॉल्व कर लो। तो 6 से काटेंगे अगर तीनों को तो एक बार 5 बार में कटेगा, यहाँ 4 बार में कटेगा और यहाँ 2 बार में कटेगा, यानी टोटल n का वैल्यू कितना आ गया, 5 गुना 4 20 और 20 गुना 2 40, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, जैसा चाहो वैसा बनाओ। आप डायरेक्ट HCF लेते 6 और 6 से डायरेक्ट काट देते, 6 को 12 से काटेंगे 2 बचेगा, 6 को 4 24 से काटेंगे 4 बचेगा। तो जैसा चाहो करो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, यदि निम्नलिखित का मध्यिका दे रखा था तो x का मान बताओ क्या होगा। अब ये क्वेश्चन देखो पूछा गया था मध्यिका से। अगर आप मेरा प्रीवियस सभी सेट देखे होंगे तो आपको पता है, पहले बहुलक का भी क्वेश्चन मैंने करा दिया है, जो कि काफ़ी बार पूछा गया था। बहुलक का क्वेश्चन यानी मूड का क्वेश्चन, ग्रुप डेटा का। ये क्वेश्चन पूछा गया था मध्यिका का, यानी मीडियन का क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी ग्रुप डेटा का। अब यहाँ मीडियन निकालना नहीं है, यहाँ पर आपको x का मान बताना है, ये वाला x का मान बताना है। तो बताओ कैसे बनाओगे। तो यहाँ बस एक काम करते हैं, चलो आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताओगे। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको, होमवर्क क्वेश्चन तो मैं कुछ और लेके आया था, बट अब मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोग मुझे इसका आंसर बताना। नहीं बता पाओगे कोई तकलीफ वाली बात नहीं, आप मेरे को बताना, कमेंट करना, मैं यही क्वेश्चन को नेक्स्ट वाले वीडियो में जरूर से ले लूँगा। अब यहाँ पर मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। जैसे मोड का फॉर्मूला आपको पता है तो मीडियन का भी फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। ये मध्यिका का, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है ग्रुप डेटा में, तो ये होता है आपका यहाँ पास L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू हाइट। अब बनाना, ठीक है।
ये कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होता है जो कि प्रीसीडिंग क्लास का यानी पिछला घर का लिया जाता है CF, और ये फ्रिक्वेंसी हो गया, और ये H तो आप जानते हो, और लोअर लिमिट हम लोग मोड में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अब आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताना। ठीक है, x का मान क्या आ रहा। चलो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन कर पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, इसको सिंप्लीफाई करना था। अब इसको देखोगे तो ध्यान से देखो, ऊपर में क्या है, पॉइंट के बाद 6 डिजिट है। यहाँ पर भी देखोगे तो पॉइंट के बाद कितना है, 6 डिजिट है, यानी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब आप ध्यान सिर्फ इतना को दो, 30625, और यहाँ क्या है 1225, क्योंकि पॉइंट के बाद 6 डिजिट आपका खत्म हो चुका। अब आप ध्यान से देखो, अब ये क्वेश्चन दिया है तो एग्जामिनर कुछ सोच समझ के ही दिया होगा, इतना तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि सब चीज़ आप समझते होंगे। अब ये देखो 1225 है, इसके साथ कटना है, कितना बार में कट सकता है आप ही सोचो, रूट के बाहर इसको निकलना भी है। तो देखो अगर 10 का गुना होगा तो 12,250 होगा, 20 का गुना होगा तो 24,000 समथिंग होगा, मतलब 24,450 होगा। तो वैसे ही इसको काटोगे तो ये 25 बार में कट रहा है, और आपका दिमाग से क्लिक भी होना चाहिए कि रूट के अंदर 25 होगा, तभी तो बाहर निकल के ये 5 बन पाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझे? तो थोड़ा ऑप्शन को भी ध्यान में दे के करना है, वरना तो बना ही सकते हो काट छट के भी, 25 ही आना है। चलो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, यहाँ पर क्या बोला है, रमेश ने किसी बैंक में 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर 1232 रुपये राशि निवेशित किया, तो 3 वर्ष के बाद उसे प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात करो। चलो जल्दी से बता दो। अमाउंट पूछा है आपको, यहाँ पास 5% का रेट है, और समय कितना है, 3 साल का है, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 15%। 100% तो खुद में क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, यानी ये तो चीज़ आपको दे रखा और आपसे मिश्र धन पूछा, यानी 100% प्लस 15%, यानी 115% का केवल आपसे एग्जामिनर मान पूछा, तो बस बता लो। तो इसका मतलब अगर ये 1232 अगर 100% का वैल्यू है तो 115% का वैल्यू का मान निकाल लो। तो 5 से काटेंगे 23 बार में, तो 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में, 2 से काट लेंगे 10 बार में, ये हो जाएगा 616। अब सॉल्व कर लो, 10 से है तो कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर 23 गुना 6, तो ये कितना हो जाएगा, 138। 138 बोले तो 8 और 13 यहाँ कैरी रखते हैं, और 23 गुना 6 मतलब 23 गुना 1 23, और 26 और 36, 36 का 6, और यहाँ 3 कैरी हो जाएगा, और फिर 23 गुना 6 138, और 138 गुना प्लस 3 141, यानी इतना आ गया, और 0 था तो यानी यह हो जाएगा पॉइंट, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1416.8, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता और श्रीमती सिन्हा किसी व्यवसाय में क्रमश 4,000, 8,000, 6,000 निवेशित करके 6 महीने के बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। यदि 8 महीने के बाद 34,000 के लाभ हुआ तो श्रीमान गुप्ता का हिस्सा कितना होगा, बताओ। तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप का तो एक कॉन्सेप्ट आप लोग जानते होंगे कि कोई भी आदमी कितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और जितने समय के लिए कर रहा है, मतलब कि कोई भी अगर मोहन अगर इन्वेस्टमेंट कोई भी अमाउंट करे और टी टाइम के लिए करे तो प्रॉफिट भी उसी रेशियो में बढ़ता है, ये आप जानते हो। तो बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 लोग हैं, एक शर्मा है, एक गुप्ता जी है, ठीक है, और एक श्रीमती सिन्हा है, यानी सिन्हा लिखता है, टाइटल लिख रहा हूँ डायरेक्ट। तो कितना कितना निवेश किया, 4,000, 8,000, 6,000। तो इसको आप इसका रेशियो में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि पूरा बड़ा नंबर लिखो आप। मैं इसको 4, 8, 6 में लिख सकता हूँ, या फिर 2, 4, 3 में भी लिख सकता हूँ, ये आपके ऊपर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, 6 महीने के बाद श्रीमान अपना पैसा विड्रॉल कर लेता है, ठीक है, मतलब, और 8 महीने के बाद टोटल अमाउंट पूछ रहा है। तो श्रीमान शर्मा जी जो है आपका 6 महीने तक ही पैसा लगाया है, यानी ये 6 महीने तक पैसा लगाया होगा, ये आपका 8 महीने तक पैसा लगा और ये भी 8 महीने तक पैसा लगाया, बस, यानी इनके बीच में भी इसी रेशियो में पैसे बटेंगे, बात खत्म। तो यहाँ पर आप इसको रेशियो को और छोटा करना चाहो कर लो, ये आपके ऊपर है। तो 4 से काटेंगे तो 4 से ये भी खत्म हो जाएगा, ये 4 से काटेंगे तो ये 2 बच जाएगा, और 4 से खत्म है ये 2 हो जाएगा, तो 2 भी खत्म कर लो, ये 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, और यहाँ से 3 हो जाएगा, यानी रेशियो क्या बन गया है, 3, 8, 6 का, यानी इसी हिसाब से पैसे बटेंगे। तो ये 34,000 जो बटना है कि इस अनुपात में, तो 8, 3, 11, 11, 6, 17, किसके बारे पूछा था, गुप्ता के बारे पूछा था, यानी गुप्ता को 8 यूनिट मिलेगा। तो 17 से काटेंगे 2 बार में, यानी 2,000 गुना 8 यानी 16,000 मिलेगा, यानी जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, इसको देखो, ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है तो ए अकेला उसे कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, बताओ।
तो ठीक है। बी के बारे बोला है कि ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। इसका मतलब कि अगर ए 4 यूनिट काम करेगा तो बी कितना करेगा, 5 यूनिट काम करेगा। यही तो बोला है ना, कार्यकुशल उससे ज़्यादा है। तो ये अगर दोनों मिलकर अगर बात करें तो 9 यूनिट काम करेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि मिलकर ये लोग 8 दिन में काम खत्म कर लेता है, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 72। ये टोटल वर्क है। हमसे पूछा था कि ए अकेला अगर काम को करना चाहे तो कितना समय लेगा, तो ए का क्षमता कितना था, 4, यानी ये अकेला करना चाहेगा तो इसको 18 दिन लगेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, इन समीकरण के रूप को लिखा जा सकता है। अच्छा, मतलब इसको किस तरीके से, किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये आपसे पूछा है। तो ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर है माइनस 6x है। 6x को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 3x लिख सकते हैं। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो मेरे को। और ये 9 को ऐसे लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका ये किसका फॉर्मूला में दिख रहा है आपको, इसी का फॉर्मूला में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी बात करता हूँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 और ये 3 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर है। चलिए, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, एक दुकानदार ने 5 रुपये प्रति अंडे के दर से 12 दर्जन अंडा खरीदा। परिवहन के दौरान 12 अंडा टूट गया। उसने शेष अंडा को 6 रुपये प्रति दर्जन के दर से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ बताओ क्या होगा। तो चलो, जैसा बोला है बस वैसा कर दो। क्वेश्चन में 5 रुपये प्रति अंडा अगर खरीद रहा है और वो भी खरीदा कितना, 12 दर्जन, तो 5 रुपये ईच अंडा का प्राइस है, तो 1 दर्जन अंडा का प्राइस कितना हो जाएगा, 60 रुपया। 12 दर्जन अंडा है तो ये क्या, 720 रुपया। यानी आप समझो ये सीपी था, इसी पे तो प्रॉफिट और लॉस काउंट होगा ना, सारा खेल तो इसी पे है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ट्रांसपोर्टेशन में 12 अंडा टूट गया। 12 अंडा टूट गया मतलब बहुत दुख वाली बात है, यानी 1 दर्जन अंडा टूट चुका, यानी बचा कितना, 11 अंडा, मतलब 11 दर्जन ही अंडा बचा। समझ रहे हो ना, 11 दर्जन ही बचा। तो 11 गुना 60, यानी अब उसके पास 660 रुपये का चीज़ बच गया है, जबकि तो इतना का सीपी था। हमको बोला है कि उस बचे हुए अंडे को 6 रुपये अगर प्रति दर्ज से बेच रहा है, यानी अब आप समझो था इसके पास इतना, ठीक है, इतना में उसको बेचना था, इतना का उसको अमाउंट बच गया था। अब बेच रहा है मगर 6 रुपये प्रति दर्जन, तो 6 रुपये प्रति दर्जन बेच रहा है, मतलब 1 दर्जन में कितना, 1 दर्जन में का प्राइस कितना होगा, 72 रुपया। तो 72 गुना 11, क्योंकि 1 दर्जन तो अंडा टूट चुका है, तो इसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 7 2 9 और 7, यानी इसका मतलब ये बेच रहा है सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस आपका इतना था। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता था कि बचे हुए अंडा को कितना बढ़ाकर बेचेगा जिससे उसका प्रॉफिट इतना हो, कुछ भी पूछ सकता है। तो फिलहाल यहाँ तो बोला था सीधा सीधा कि उसका लाभ कितना हो रहा है जब 6 रुपये दर्जन से बेचेगा। तो 6 रुपये दर्जन से अगर बचे अंडे को बेचेगा तो 792 रुपये प्रॉफिट होगा, मतलब 792 रुपये में बेचेगा, और सीपी कितना, 720 रुपया। तो कितना रुपया आपको फ़ायदा दिख रहा है, ध्यान से देखो, तो 2 और 7 यानी 72 रुपये का फ़ायदा दिख रहा है। ये प्रॉफिट है अमाउंट का। तो देखो ध्यान से, इसका कितना परसेंट है, 10% है, यानी 10% का प्रॉफिट होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। एक क्वेश्चन सिंप्लीफाई है, इसको जल्दी से सॉल्व कर लो। तो ध्यान देना बोर्ड मार्क्स को। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3, ये ख़त्म, तो बचा ये और ये ख़त्म, तो बचा कितना, 5। 5 को एज इट इज रखेंगे, क्योंकि आपने मेरा सिंप्लीफिकेशन वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया प्लस माइनस को उससे ब्रेक किया जाता है, ठीक है, अपने समझने के लिए। 4 और 3 12, तो यहाँ 12 और ये माइनस 5 और यहाँ प्लस 4, तो कितना हो जाएगा, 12 4 16, 16 में से 5 जाएगा 11, और 11 को 7 से जोड़ेंगे तो 18। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक कॉस्मेटिक उत्पाद 75% का छूट पर उपलब्ध है। यदि दुकानदार इसके लिए 1874 रुपये लेता है तो उसका अंकित मूल्य बताओ क्या है। तो देखो, कॉस्मेटिक जो सामान है वो 75% का छूट पर उपलब्ध है। 75% का छूट पर उपलब्ध है, मतलब समझ रहे हो, 4 का सामान पर 3 का डिस्काउंट चल रहा है, यानी बिक कितने, मेरा 1 यूनिट पे बिक रहा है। 1 यूनिट का ही मान दे रखा था 1874 का। तो हमसे पूछा अंकित मूल्य बता दो, यानी 4 रेशियो का वैल्यू बता दो। तो 4 से गुना कर देंगे, 4 6 16, 28 29 2 32 34 और 4 3 7, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7496। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम 36 मिनट और 48 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप एक ही समय में खोले जाते हैं और कुछ समय बाद
बी को बंद कर दिया जाता है। यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है तो पाइप बी कितने मिनट के बाद बंद कर दिया गया था बताओ। तो चलो जो बोला करते चलो, ये सब क्वेश्चन में समय हम लोग अपना नहीं ज़्यादा देंगे। तो टोटल वर्क की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 144। तो इसका मतलब ये 4 यूनिट काम कर रहा है और ये 3 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, ये यूनिट क्षमता निकल गया। हमसे क्या बोला था कि दोनों पाइप एक ही समय में खोला जाता है और कुछ समय के बाद बी को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, कुछ समय बाद, नहीं पता कब। यदि टंकी आधे घंटे में भर जाता है तो पाइप बी को कब बंद किया गया था ये पूछा है। तो एक आधा घंटा में यानी भर रहा है, तो इसका मतलब जो ए था वो तो पूरा काम किया होगा। तो 4 गुना आधा घंटा यानी ये कितना काम यूनिट भर दिया होगा 120, क्योंकि आधा घंटा तक काम हो रहा है। तो 120 यूनिट काम भर चुका, मतलब 120 यूनिट भर चुका है। तो बचा कितना यूनिट 24 यूनिट, यानी 24 यूनिट कौन भरा होगा, बी भरा होगा, बी के द्वारा भरा गया होगा। और जो कि 3 यूनिट भरता है तो इसका मतलब ये 8 मिनट में भरा होगा। तो क्वेश्चन तो यही पूछा था ना कि कितने मिनट बाद वो बंद हो जाएगा, यानी 8 मिनट बाद वो बंद हो गया होगा, जिससे मेरा आधा घंटा में टंकी भर जाए, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, हरितेजा अपने स्कूल 4 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल से गया और 20 किलोमीटर प्रति चाल के स्कूटर से लौटा। दोनों तरफ आने और जाने का यात्रा का दौरान उसका औसत चाल बताओ क्या हो। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो डायरेक्ट लगा दो। तो 2 स्पीड आपके पास था तो एवरेज स्पीड पूछा था तो लगा दो, इसमें जोड़ दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुना 4 गुना 20 और यहाँ 24। तो 4 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, तो 20/3 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, 2 मित्र अनुज और मैथ्यू का मासिक आय का अनुपात दे रखा 5 और 7 और उनमें से प्रत्येक हर महीने 10,000 का बचत करता है। यदि उनके व्यय का अनुपात यानी एक्सपेंडिचर का अनुपात दे रखा है तो अनुज का आय कितना है बताओ। तो जैसा चाहो वैसा बनाओ, फिर से मैं यही बात बोलूँगा। आपको पता है, देखो इनकम में से अगर आप एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो क्या होगा, सेविंग अमाउंट ही बचेगा। इस बात को आप उल्टा भी कर सकते हो कि इनकम में से अगर हम सेविंग को बस माइनस कर दें तो वो जो बचा पैसा होगा वो क्या होगा, एक्सपेंडिचर कर दिया गया होगा। समझे? तो बस यहाँ पर भी आप वैसे करके बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे को मासिक आय यानी मंथली का रेशियो दे रखा है और वो हर दोनों लोग 10,000 रुपये बचा रहा है। तो बस आप यहाँ पर क्या करेंगे, इनकम में सेविंग घटाएंगे तो जो रेशियो होगा एक्सपेंडिचर का ही होगा, 2 और 3 का बन जाएगा। या फिर रेशियो से बनाना है तो रेशियो से भी बन जाएगा। तो ये अनुज और ये मैथ्यू क्या दे रखा था, 5 और 7 का इनका इनकम है। एक्सपेंडिचर क्या हो रहा था, खर्च कितना हो रहा था, किस हिसाब से 2 और 3 हो रहा था। तो अगर आप ध्यान से देखो, अभी मैंने आपको बताया ये मेरा एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पर बच कितना रहा, अगर 7 का इनकम है 3 एक्सपेंडिचर हो रहा तो बच रहा है 4 यूनिट बच रहा है ना। यहाँ इसका कितना बच रहा, 5 का अगर इनकम है 2 का खर्च हो रहा तो बच कितना रहा है 3। हमको तो बोला है क्या, दोनों बराबर बचा रहा है, यानी जो दोनों का रेशियो होगा एक बराबर करना है मेरे को। तो एक बराबर कैसे करेंगे, तो मिला के करेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस है 2 का, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है 1 का, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 का गुना कर लेंगे। तो 3 का गुना 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। फिर उसी तरीके से 2 का गुना 2 से करेंगे तो ये 4। अब आप समझ जाएंगे, यानी अब आप देखो 7 का इनकम था तो 6 आपका खर्च कर रहा था, यहाँ 5 का इनकम है तो 4 खर्च हो रहा है। तो यहाँ भी 1 यूनिट सेविंग हो रहा है और यहाँ भी 1 यूनिट सेविंग हो रहा है। अब आप समझे, यही 1 यूनिट का मान था 10,000 के बराबर। तो बस हमसे पूछा था अनुज का आय बताओ, तो अनुज का आय कितना हो जाएगा 5, यानी 5, 1 यूनिट का मतलब 10,000 तो 5 यूनिट का मतलब 50,000, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, यहाँ पर क्या बोला, एक गोले की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर उसका पृष्ठ क्षेत्रफल 704 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि होती है। तो पाई 2/22/7 का उपयोग करते हुए वृद्धि से पहले गोले का त्रिज्या बताओ क्या है। तो क्या बोला है, गोले का त्रिज्या आपको बोला है कि अगर 2 सेंटीमीटर बढ़ जाता है तो पृष्ठ क्षेत्रफल में इतना का अंतर आ रहा है। तो हमसे पूछा सिर्फ इतना कि वृद्धि से पहले यानी वृद्धि होने से पहले का आपको त्रिज्या का मान पूछा, यानी रेडियस पूछा। तो अगर सबसे पहले गोले का अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं तो क्या होता है 4πr², यही ना। तो अब जो बाद में जो बना होगा गोला तो उसका भी क्या हो जाएगा 4πr²। अब इन दोनों का रेशियो का अंतर क्या बोला था, 2 का वृद्धि हो रहा सिर्फ ना, तो 2 का अंतर हो रहा था और पृष्ठ क्षेत्रफल में 704 के बराबर है। तो बस जैसा बोला बस अब वैसा कर लो। तो मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ 4πr²।
आर स्क्वायर बोले तो यानी बड़ा वाला रेडियस जो होगा तो उसको अगर मैं एक्स मान लूँ या फिर उसको आर ही मानूँ तो इसको आर प्लस टू मानेंगे, जैसा भी बोलो। तो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, ध्यान दीजिएगा क्योंकि माइनस करेंगे ना, और यही चीज़ किसके बराबर है 704 के बराबर है। बोलो क्लियर है। ये रेडियस है ना मेरा छोटा वाला, मैं मान लेता हूँ वो जो गोला से मतलब गोला का त्रिज्या बढ़ने से पहले मैं x मान रहा हूँ और बढ़ने के बाद x प्लस टू, ठीक है, जैसा बोला है जहाँ पास। ठीक है, अब इसको देखो, जो कट रहा काट देना, नहीं कट रहा नहीं काटना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ से हो जाएगा 2x और इंटू 2 प्लस 4 और सॉरी ये तो रह गया, एक सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये और ये ख़त्म हो गया और ये 704 है। अब कट रहा काट दो, 11 से काट दो या फिर 22 से भी काट दो। तो 11 से काटेंगे 2 बार में, 11 से काटेंगे ये 6 और 4, फिर 4 और 2 6 हो गया, मतलब 4 2 8 हो गया। 8 बार में डायरेक्ट काट दो, 8 से कट जा रहा। ये 7 को वहाँ भेज देते हैं, 7 को वहाँ भेज देते हैं और यहाँ पर क्या है तो 4x प्लस 4 इक्वल टू 8 सत्ते 56। तो ये 4 वहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -52। तो 4 से काटेंगे तो कितना आएगा x का मान 13। इसका मतलब पहले वाला रेडियस का मान है 13 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि पहले वाला गोले का त्रिज्या पूछा, अगर बाद वाला पूछे तो 13 2 15। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको सिंप्लीफाई करना था, जल्दी से सॉल्व करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो देखो ये क्या है, तो यहाँ पास अगर हम देख रहे हैं समझ पा रहे हैं तो ये क्या है 3x। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर में x। अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा 1/3 स्क्वायर, या पूरा बेसिक से ही बताता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट नहीं समझा। 3x ये इसी तरीके से लिखा होगा प्लस 3 के पावर में x, ये तो 7290, इसको ऐसे रहने दो, कोई मतलब नहीं इसका। यहाँ पर हम एलसीएम मतलब एलसीएम बोल रहे हैं, कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 ये हो जाएगा। बोलो इतना तो समझ आया सबको। अब ये चीज़ क्या होता है, ये चीज़ क्या होता है 1/9 के बराबर हो जाएगा, यानी ये चीज़ को अगर आप लिखना चाहो तो ये क्या हो जाएगा, तो ये ऐसे है, समझे, ये इस तरीके से है 7290। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 और एक 10, यानी 10/3 इसका मान है। यानी मैं इसको हटा रहा हूँ, 10/3 इसके जगह पे हम लिख सकते थे। ठीक है, केवल स्टेप आपको समझाने के लिए मैंने किया। तो ये क्या हो जाएगा 10/9। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये 9 अगर वहाँ चला जाए तो आप समझ लो यहाँ से, तो ये अगर वहाँ 9 चला जाए तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, नहीं होना चाहिए। तो ये देखो ना ध्यान से, ये इसका तो समझते हो 9 का क्यूब, और ये 9 है तो ये 3 के क्यूब में लेके आते, क्योंकि यहाँ पर मेरा बेस 3 है तो 3 का यहाँ पर करेंगे स्क्वायर, तो 3 2 6 और यहाँ पर 3 का स्क्वायर, तो 6 और 2 8, यानी 3 के पावर में 8। अब बेस सेम होता है तो x का मान कितना आ जाएगा 8, यानी जिनका भी आंसर आया ऑप्शन नंबर फर्स्ट वो करेक्ट है। चलिए एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, एक 2 अंकीय संख्या का अंकों का योग अगर 9 है, यदि उस संख्या का मान इसके इकाई अंक के 5 गुना से 6 अधिक है तो संख्या ज्ञात करो, बताओ क्या होगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन को मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपके पास ऑप्शन भी रहता है, तो आप डायरेक्ट ऑप्शंस का हेल्प लेके बना सकते हो। यानी जो क्वेश्चन में बोला वो ऑप्शन में चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा उसका आंसर कौन है। वरना बनाने पे आओगे तो बेसिक से आपको जाना पड़ेगा हल्का, वो भी बन जाएगा, बहुत बड़ा बात नहीं है, और वो भी बन जाएगा, इजीली बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ऑप्शन से तो बन जाएगा। अगर बनाने की बात करो तो आपको मैं बताया हूँ, अगर 2 नंबर का अगर योग, अगर मैं 2 नंबर मान लूँ x और y है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई का मान दे रखा है 9, ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या बोला, यदि इस संख्या का मान इसके इकाई अंक के, अब देखो मैंने क्या बताया था, अगर नंबर को कभी रिप्रेजेंट करने का बारी आए तो कैसे करते हैं, ये इकाई अंक है और ये दहाई अंक है, यानी ये यूनिट डिजिट है और ये टेंस डिजिट है। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग नंबर को, तो 10 का मल्टीप्लाई x से करते हैं क्योंकि ये टेंस प्लेस पर है, और प्लस y यानी ये यूनिट प्लेस पर है तो y का गुना 1 से करेंगे तो y हो जाएगा। यानी नंबर को रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं ना, ये पता है ना। चलो क्या बोला था, अब यदि इस संख्या का मान, यानी इस संख्या का मान इसके इकाई अंक के 5 गुना से 6 अधिक है, यानी इकाई अंक गुना कौन है, इकाई अंक कौन है, यानी y,
यानी ये चीज़ आपको दे रहा था, इसका इकाई अंक का 5 गुना, सॉरी 5 गुना बोला, 6 गुना नहीं, 5 गुना यानी 5y प्लस 6। बस इसका मान यही बोला था ना, यदि इस संख्या के मान इसके इकाई का 5 गुना मैंने कर लिया 5y प्लस 6 अधिक है, तो दोनों को इक्वल कर लिया, तो संख्या का वैल्यू बताओ। अब इसको सॉल्व कर लो यहाँ से, तो इसको यहाँ सॉल्व कर लो, जैसे भी कर लो। ये 10x का 10x ही रखेंगे, ये y यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा -4y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो, 4 से गुना कर लो, जैसे जैसे करना, जिस तरीक़ा से करना चाहो करो, ये आपके ऊपर है, सब आपका यहाँ से। तो यहाँ पर अगर मैं कर लो, तो अगर यहाँ पर मैं 10 का मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई इसी को पहले वाली इक्वेशन में, तो ये क्या आ जाएगा 10x प्लस 10y, और यहाँ क्या आ जाएगा 90, थोड़ा जगह कम पड़ गया, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। तो ये और ये तो कट जाएगा, प्लस माइनस साइन कन्वेंशन से, ये माइनस नीचे आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस तो -14y, और यहाँ कितना हो जाएगा -90, -90 में 6 जाएगा तो -84, तो माइनस माइनस कैंसल, 14 से काटेंगे 6 बार में, यानी y का मान कितना आया 6। जब y का मान अगर 6 आया तो x का मान कितना आएगा 3, तो आंसर हो जाएगा इसका 36, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ये सब करना नहीं है, ये तो सिर्फ बता दिया कि कैसे होता है, वरना तो मैंने आपको बताया ना, क्वेश्चन में जो बोला आप कर सकते थे ना। देख लेते कौन सा योग, देखो तीनों का योग आपका 9, चारों का योग 9 है, चलो ठीक है, ये कंडीशन से पकड़ नहीं पाए। दूसरा कंडीशन को पकड़ो फिर, यदि इस संख्या का मान इसके इकाई अंक का 5 गुना, तो इकाई अंक सबका देखो, तो इसका इकाई अंक का 5 गुना कितना हो जाएगा 30, और 30 में 6 जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, तो आ रहा था कि नहीं 36, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप चेक करो, बाकी में नहीं आएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और उनका एचसीएफ दे रखा है, तो एलसीएम बताओ क्या होगा। तो दो नंबर का प्रोडक्ट उन्हीं दो नंबर का एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है, जानते हैं ना, तो बस फॉर्मूला में बैठा हो, तो 1472 इंटू 8 इक्वल टू, ओ सॉरी, दोनों संख्या का गुणनफल तो दे ही रखा था, 1472 इक्वल टू 8 इंटू एलसीएम, तो 8 से गुना कर लो, तो 8 एकम 8, 8 8 64 और 8 चौके 32, यानी जिसका भी आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, ये मेरा होमवर्क क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने बताया वो क्वेश्चन सिर्फ मैं आपको होमवर्क के लिए इसलिए दिया हूँ, देखता हूँ कि कितने लोग ट्राई करते हैं, बाद बाकी ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे आप लोग फटाक से कमेंट करके बताना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पास फिलहाल मेरा वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।